हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो बच्चों, जैसे कि हम अपनी करंट अफेयर की सीरीज़ कर रहे थे, तो उसी में मैं लेके आया हूँ आपके लिए नेक्स्ट पार्ट, जिसमें कि आज हम देखेंगे जून के करंट अफेयर्स को। देखिए, ऑलरेडी मैं अपनी सीरीज़ में लगभग लगभग 8 पार्ट आपके लिए ऑलरेडी ला चुका हूँ, जिसमें मैंने नवंबर से स्टार्ट किया है और कहाँ तक लेके गया हूँ, जून तक लेके गया हूँ। बात करें अगर CAPF एग्ज़ाम के लिए, तो CAPF एग्ज़ाम के लिए आपके जून तक के करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और जुलाई के जो करंट अफेयर होते हैं उसमें भी आपको 15 जुलाई तक का थोड़ा बहुत देखना होगा। ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें आपके जो हो जाते हैं दैट इज़ ऑफ जून के करंट अफेयर, क्योंकि वो बहुत ही क्लोज में होते हैं और ज़्यादातर एग्जामिनर इसी महीने से पूछते हैं। तो इस महीने के करंट अफेयर्स को आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। अगर बात करूँ जो बच्चे इसको CDS के लिए देख रहे हैं, उन बच्चों के लिए कि देखिए, जून से आपका स्टार्ट हो जाएगा और आपको इसके बाद के जितने भी 2-3 महीने हैं उनमें भी आपको फोकस करते हुए चलना है। तो चलिए चलते हैं अपनी पहली न्यूज़ पे। देखिए, RBI ने अनाउंस किया है करेंसी स्वैप फॉर सार्क। सबसे पहले समझ लेते हैं करेंसी स्वैप का मतलब क्या होता है। देखिए यहाँ पे करेंसी स्वैप क्या होता है कि जब दो कंट्रीज के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाए कि वो अपनी वो अपनी करेंसीज को क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं ले लूँ एग्जांपल USA का और यहाँ पे इंडिया का। ओके। तो USA का डॉलर है और इंडिया का रुपी है यहाँ पे। अब इन दोनों ने क्या करा है कि एक एग्रीमेंट कर लिया कि भैया मैं डॉलर दूंगा, आप मुझे क्या दे दीजिएगा, रुपए दे दीजिएगा। तो ये हो जाएगा आपका करेंसी स्वैप। क्लियर। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें बेसिकली जो एग्रीमेंट होता है वो किन किन के बीच होता है, ये सेंट्रल बैंक्स के अंडर होता है। अब होता क्यों है, देखिए समझिए, यहाँ पे ये जो होता है ये बेसिकली शॉर्ट टर्म फॉरेन एक्सचेंज लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए होता है, क्योंकि मैंने आपको लास्ट टू लास्ट वीडियो में बताया था कि हर देश क्या करता है, फॉरेन रिजर्व बना के रखता है। ओके। और जैसे मैंने आपको बताया था इंडिया के फॉरेन रिजर्व में क्या क्या आता है, देखिए आपकी डिफरेंट डिफरेंट करेंसीज आती है। दूसरा गोल्ड आता है। तीसरा SDR आता है। और लास्ट मैंने आपको बताया था रिजर्व ट्रांच विद IMF। अगर किसी को इसको डिटेल में पढ़ना है तो वो आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है मार्च की वीडियो को देख सकता है, उसमें मैंने आपको इसको फॉरेन रिजर्व को अच्छे से समझाया। तो जब हम करेंसी की बात करते हैं तो करेंसी में बेसिकली सबसे ज़्यादा लोग रखते हैं US डॉलर को। उसके बाद यूरो हो गया, डिफरेंट हो गया। तो यानी कि अपने फॉरेन रिजर्व को मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, इस तरह के करेंसी स्वैप एग्रीमेंट भी करते हैं। ये सब हम कौन सी कंडीशन के लिए कर रहे हैं, ताकि हमारा जो पेमेंट बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है उसको अवॉइड किया जा सके। देखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस का मतलब क्या होता है उसको समझ लेते हैं। जब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करते हैं तो यानी कि यहाँ पर होता क्या है। देखिए, जब हम पेमेंट करते हैं तो हम बेसिकली किस चीज़ की बात कर रहे हैं, अपने एक्सपोर्ट्स की बात कर रहे हैं। तो एक्सपोर्ट के लिए हमारी जो US डॉलर होगा वो बाहर जाएगा, और जब हम इंपोर्ट करेंगे तो US डॉलर क्या होगा, इंडिया के अंदर आएगा। क्लियर, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो सकता है अगर हम एक्सपोर्ट कम करें और इम्पोर्ट ज़्यादा करें। तो इन लॉन्ग टर्म हमारे पास जो US करेंसी है वो ख़त्म हो जाएगी, और उसके बाद हम फिर ट्रेड कैसे करेंगे। तो इन सब चीज़ों को लेके हमको देखना पड़ता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस ना हो जाए। तो इन सब चीज़ों में आपका ये स्वैप एग्रीमेंट बहुत ज़्यादा काम आते हैं। इसमें कोई भी एक्सचेंज रेट या किसी भी अदर चीज़ के बारे में कोई डिटेलिंग नहीं होती। आपको सिंपल क्या करना होता है कि भैया इतना डॉलर है, इतने रुपीज़ है, इनको हम क्या कर लेते हैं, आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा अगर वॉइस का इशू आ रहा होगा तो वो इस वजह से, क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी लास्ट कुछ दिनों में, तो इस वजह से थोड़ा इशू आ रहा होगा। ओके, फिर हम बात कर लेते हैं सेंट्रल रेलवे ने इंस्टॉल किया है फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट। तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, सोलर पावर प्लांट वर्क कैसे करता है उसको समझ लेते हैं हम। आपके जो सोलर पैनल्स होते हैं ये लगे हुए होते हैं, और इनसे डायरेक्टली कनेक्टेड होता है क्या, आपका बैटरीज। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। ये क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक बैटरीज होती है। और इन बैटरीज को फिर हम किस में डाल देते हैं, ट्रांसमिशन लाइन्स में डाला जाता है। क्लियर, या फिर इनको सेंट्रल ग्रिड के साथ जोड़ा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्या होगा, सोलर पैनल होगा। ओके। और जब आप सोलर पैनल की बात करोगे तो मैंने आपको लास्ट वीडियोस में भी बताया है कि सोलर पैनल को लेके जो
से लार्जेस्ट मार्केट शेयर है। क्लियर? तो इसका जो लार्जेस्ट मार्केट शेयर है वो किसके पास है? वो आपका आता है चाइना के पास। क्लियर? ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें अभी भी इंडिया भी वर्क कर रहा है। और यहाँ पर हम बात करें तो मेक इन इंडिया के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चलाया है आपका PRI, प्रायोरिटी सेक्टर चलाया है, जिसमें कि आपका क्या होगा, PLI, क्या बोलते हैं, परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव दिया जाएगा फॉर द मैन्युफैक्चरिंग और सोलर पैनल्स टू डिफरेंट कंपनी, या जो भी मैन्युफैक्चर करना चाहेगा उसको PLI दिया जाएगा, यानी कि प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स। तो ये आपको ध्यान रखना है। जब आप यहाँ पे बैटरीज की बात करोगे तो बैटरीज में जो मेन मेटल्स यूज होते हैं वो क्या क्या होते हैं, जैसे लिथियम हो गया आपका, ओके, और इसमें हो जाता है निकल, इसमें यूज हो जाता है कैडमियम, इसमें यूज हो जाता है। तो इस तरह के जो हैवी मेटल्स हैं वो आपके यहाँ पे यूज होते हैं। अगर हम बात करें लिथियम, लिथियम के सबसे ज़्यादा जो रिजर्व मिलेंगे वो आपको 3 कंट्रीज में देखने को मिलेंगे, बोलीविया, अर्जेंटीना और चिली। क्लियर? इसको हम बोलते हैं लिथियम ट्रायंगल। ये जो लिथियम ट्रायंगल है कौन से कॉन्टिनेंट में पड़ता है? ये पड़ता है आपके साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में पड़ता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो और अभी हाल फिलहाल में एक न्यूज़ आपने और सुनी होगी कि जो JNK है आपका, वहाँ पर भी क्या खोजे गए हैं, लिथियम रिजर्व मिले हैं। तो इंडिया के लिए आने वाले टाइम में एक अच्छी बात है ये कि अब हमारे पास क्या होगा, अपना खुद का लिथियम रिजर्व है, तो हम वहाँ से लिथियम को यूज़ कर सकते हैं। ओके, चलिए इसमें, अच्छा, ये जो फ्लोटिंग पावर प्लांट इसको सेटअप किया गया है, ये कहाँ पर किया गया है? इगतपुरी में। ये कहाँ पर पड़ता है आपका? वेस्टर्न घाट्स के आसपास। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसकी जो कैपेसिटी है वो है 10 मेगावाट की। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसमें बात कर लेते हैं शेफाली वर्मा, जो कि क्या है, हमारी इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम का पार्ट है। इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया फॉर द फास्टेस्ट डबल सेंचुरी इन वुमेन्स क्रिकेट। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब अगर हम मेंस की बात करें तो मेंस में देख लीजिए ऑलरेडी जो लगभग लगभग कितने लोग हैं, यानी कि 14 बार अभी तक क्या लग चुकी है, डबल सेंचुरी लग चुकी है। और इसमें एक व्यक्ति का नाम आपको याद रखना है, किसका? रोहित शर्मा। ये इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कितनी बार डबल सेंचुरी मारी है? 3 बार डबल सेंचुरी मारी है, 3 डबल सेंचुरी। ओके, तो ये आपको ध्यान रख लेना है यहाँ पे। अब यहाँ पर आपको और भी क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, जैसे किस किस व्यक्ति ने यहाँ पे डबल सेंचुरी मारी है इंडिया की तरफ से। तो एक हो गए शुभमन गिल, रोहित शर्मा, ईशान किशन, और यहाँ पर आ जाते हैं आपके सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग। तो ये सब तो हैं जो इंडिया की तरफ से जिन्होंने डबल सेंचुरी मारी है। और अगर हम बात करें रिकॉर्ड फॉर द फास्टेस्ट डबल सेंचुरी फॉर मैन, वो भी किसको मिला है? वो ईशान किशन को मिला है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और अगर विमेंस क्रिकेट की बात करें तो विमेंस क्रिकेट में वो किसको मिला है? शेफाली वर्मा को मिला है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं SCO समिट। ये कहाँ पर हो रहा है? ये आपका कजाकिस्तान अस्ताना में हो रहा है। तो जब आप बात करोगे SCO की, तो ये इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। ये बेसिकली इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम होता है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्या होता है? शंघाई के आसपास के इलाकों के लिए है, यानी कि बेसिकली जो आपका एशियन कॉन्टिनेंट है, ओके, एशियन कॉन्टिनेंट के आसपास के इलाकों के लिए है। इसकी अगर हम बात करें तो एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ये पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। ये आपको ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ें हैं इसमें? पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड मिलिट्री। बच्चे सबसे ज़्यादा कहाँ पे कंफ्यूज होते हैं? मिलिट्री में। क्योंकि जब भी आप किसी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हो तो आपके दिमाग में सिर्फ एक ही याद आता है, दैट इज़ नीटो। तो नीटो के अलावा भी कोई और भी है, दैट इज़ योर SCO। और ये बेसिकली किस चीज़ के बारे में बात करती है? पीस, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन। इसको बनाया कब गया था? 2001 में, लेकिन ये फोर्स में आया था 2002 में। अगर हम SCO की ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पर 2 लैंग्वेज जो सबसे ज़्यादा चलती हैं, ये ऑफिशियल लैंग्वेज है, दैट इज़ योर रशिया एंड चाइनीज़। ओके, 2001 में SCO बनने से पहले इसको बोला जाता था शंघाई 5। और उस समय इसमें कौन कौन थे? कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया एंड तजाकिस्तान, ये सब इसके मेंबर हुआ करते थे। फिर लेटर ऑन इसकी जो मेंबरशिप है उसको बढ़ा दिया गया था। यहाँ पर और किस किस को ऐड किया गया है? फिर इंडिया को ऐड किया गया है, पाकिस्तान को ऐड किया गया है, उज्बेकिस्तान को ऐड किया गया है। अभी इसमें जो ऑब्जर्वर मेंबर्स हैं वो कौन कौन है? अफगानिस्तान, बेलारूस, मंगोलिया। ओके,
और यहाँ पे ईरान भी इसमें ऐड हो चुका है ऑलरेडी, तो ये आपको ध्यान रखना है। रिसेंट मेंबर्स कौन कौन है इसके? इंडिया लगभग लगभग 2017 में ऐड हुआ था, फिर अगेन पाकिस्तान, ये भी 2017 में ऐड हुआ था, और फिर हम बात करें ईरान, ठीक है, ये लगभग लगभग 2023 के लगभग में ऐड हुआ है, या 2024 आप बोल लो, इस सब में ऐड हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑब्जर्वर कौन है इसका? अफगानिस्तान, बेलारूस, मंगोलिया, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके जो डायलॉग पार्टनर्स है वो और भी कई सारे कंट्रीज हैं। तो ये आपको जब भी एस से रिलेटेड आएगा तो यही कुछ फैक्ट्स है जो आपको याद रखने हैं। देखिए, जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ने जाए ना, तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पॉइंटर्स याद रख लेने हैं। एक तो उसकी फॉर्मेशन, देखिए एक तो ईयर, वो याद रख लेना है। साथ साथ उसके लिए कोई चार्टर या फिर कोई एग्रीमेंट बना है कि नहीं है, अगर ऐसा कुछ बना है तो वो इम्पोर्टेंट याद रख लेना है। फिर उसके मेंबर्स, और उसमें रिसेंट कौन सी कंट्री ज्वाइन हुई है। तो ये कुछ खास पॉइंट हो जाते हैं, या उसका ऑब्जेक्टिव, ये कुछ खास पॉइंट हो जाते हैं जो आपको ध्यान रखने होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ते वक्त। फिर हम बात कर लेते हैं बायोप्लास्टिक पार्क, जो कि सेटअप करा जाएगा कहाँ पे? लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट इन यूपी। तो बात यहाँ पे करी जाएगी बेसिकली बायो प्लास्टिक से रिलेटेड। तो जब आप प्लास्टिक की बात करते हो या पॉलीथीन की बात करते हो, तो पॉलीथीन क्या होता है? एक सेकेंड, कलर चेंज कर लेते हैं। तो पॉलीथीन क्या होता है इसको समझते हैं। पॉलीथीन इज अ पॉलीमर ऑफ इथीन। क्लियर? इथीन क्या होता है? एक हाइड्रोकार्बन होता है। आप सबने बचपन में अपनी स्कूल लाइफ में पढ़ा होगा, या अभी भी आप लोग हाल फिलहाल में पढ़ रहे होंगे। जब आप केमिस्ट्री पढ़ोगे तो एक डबल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन होते हैं, जिसके अंदर क्या होता है? आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ जाता है। क्लियर? वो उसका जो बेसिक कंपाउंड होता है दैट इज C2H4, इसी को बोलते हैं हम इथीन। और अगर कई सारे इस तरीके से NC2H4 लग जाएं तो ये बन जाता है आपका पॉलीथीन। और फिर जब आप प्लास्टिक की बात करोगे तो PET बोटल्स बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहती हैं। तो इन सब के आपको नाम याद रखना है, किसका पॉलीमर है, क्या है। ओके। फिर बायोप्लास्टिक की अगर हम बात करें तो बायोप्लास्टिक किन चीज़ों से मिलके बने होते हैं? देखिए, ये बेसिकली ऑर्गेनिक मैटर से या बायोमास से मिलके बने हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल कॉर्न हो गया, शुगर केन हो गया, वेजिटेबल ऑयल, वुड पल्प, इन सब चीज़ों की बात कर लो। और ये इनको बेसिकली कहा जाता है बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक। मतलब इनको अगर आप नेचर में छोड़ भी दो तो ये कुछ टाइम बाद ऑटोमेटिकली डिजेनरेट हो जाएंगे। क्योंकि अगर हम प्लास्टिक की बात करें तो प्लास्टिक को लेके सबसे दिक्कत वाली बात यही है कि वो क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है जी, ये क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि अगर आप इसको नेचर में फ्रीली छोड़ दो तो ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा। और बायोप्लास्टिक की खासियत क्या होगी कि आप उसको अगर फ्रीली छोड़ भी दोगे तो वो ख़त्म हो जाएगा। ओके। तो वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएंगे भैया? वाटर में, कार्बन डाइऑक्साइड में। क्योंकि देखिए, हाइड्रोकार्बन से आप ध्यान रखना, हाइड्रोकार्बन किसी भी तरह का हो, क्लियर, वो जब भी डिकम्पोज होगा या कभी भी ऑक्सीडाइज होगा तो वो बेसिकली क्या बनाता है? या तो CO2 बनाता है या तो H2O बनाता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। फिर बायोप्लास्टिक क्या होता है? बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से बनता है, जो रिन्यूएबल सोर्सेज से आएंगे, और इनको रिड्यूस करा जा सकता है ताकि जो एनवायरनमेंट है और जो हमारा प्लेनेट है वहाँ पर जो आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक है उसकी जो कंपोज उसकी आप ये बोल सकते हो कि प्रेजेंस कम हो जाए। और ये हमारे अर्थ पे किस चीज़ में हेल्प करेगा? इसको का प्लास्टिक ज़ीरो करने में हेल्प करेगा। क्लियर? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, बायोप्लास्टिक कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम वेराइटी ऑफ मटेरियल लाइक स्टार्च, शुगर एंड सेलुलोज। देखिए, सेलुलोज क्या होता है? जब आप बात करोगे, सेलुलोज होता है आपका ऑर्गेनिक मटेरियल जिससे आपकी स्किन बनी है, वो भी क्या है? एक तरीके का सेलुलोज है। या जिससे आपका लीव्स बनी है वो भी सेलुलोज है। तो सेलुलोज बेस्ड प्लास्टिक आर मेड अप ऑफ वुड पल्प एंड दे आर यूज फॉर मेकिंग फिल्म बेस्ड मटीरियल सच एज रैपर्स। तो ये आपको ध्यान रखना है रिगार्डिंग बायोप्लास्टिक्स। देखिए, इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है क्या? अभ्यास हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट। तो ये आपको इंपॉर्टेंट न्यूज़ याद करनी है। ये बेसिकली किसके द्वारा टेस्ट किया गया है? ये DRDO के द्वारा टेस्ट किया गया। ओके। नेक्स्ट यहाँ पे जो न्यूज़ आती है दैट इज साउथ कोरिया, US एंड जापान, इन्होंने लॉन्च किया है पहला ट्राइलेटरल मल्टी डोमेन एक्सरसाइज।
इससे होगा क्या, देखिए कोलैबोरेशन बढ़ेगी। अब ये जो सब कोलैबोरेशन हो रही है, जैसे मैंने इससे पहले आपको बताया था क्वाड की ग्रुपिंग, अगर मैं बताया आपको, फिर आपको ऑकस, ठीक है, ये सब क्यों हो रही है, ये जो आपका डोमिनेंस हो रहा है ना चाइना का, कहाँ पर, इंडियन ओशन रीजन या फिर साउथ चाइना सी में, इसको काउंटर करने के लिए इस तरह की जो ग्रुपिंग्स हैं उन्हें बनाया जा रहा है। तो यहीं पर आपकी एक ग्रुपिंग बनी है, दैट इज साउथ कोरिया, यूएस एंड जापान, इन्होंने पहली मल्टी डोमेन एक्सरसाइज की है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। साथ साथ जब आप यहाँ पे साउथ कोरिया की बात करते हो तो आपको याद रखना है कि यहीं पर पहला 7G भी रेडी हो रहा है, तो ये आपको याद रखना है। साथ साथ जापान की बात करते हो तो जापान के साथ हमारी बहुत सारी एक्सरसाइज होती हैं, जैसे आगे हम पढ़ेंगे जी मैक्स, और एक और होती है धर्मा गार्जियन, और यूएस के साथ जो होती थी उनको मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, जैसे सी डिफेंडर, और एक था सी ड्रैगन। फिर एक और एक्सरसाइज जो यूएसए में हुई थी, दैट इज योर रेड फ्लैग, जिसके लिए इंडियन जो एयरफोर्स है वो भी उसमें टेक पार्ट करने गई थी। तो ये कुछ आपके न्यूज़ है जिनको आपको रेगुलरली रिवाइज करते रहना पड़ेगा। फिर हम बात करते हैं, डेनमार्क बनी है पहली कंट्री जिसने लगाया है पहला कार्बन टैक्स ऑन द गेजी कैटल्स। अब देखिए कैटल्स के ऊपर क्यों कार्बन टैक्स लगाया जा रहा है, ये मतलब देखिए डायरेक्टली कैटल्स तो नहीं देंगे, उन कैटल्स को जो पाल रहे हैं, ठीक है, कैटल रियरर्स, वो देंगे। अब क्यों, देखिए जब आप कैटल्स की बात करोगे तो कैटल्स भी क्या करती हैं, ठीक है, कैटल भी रिलीज करती हैं आपके ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस लाइक मीथेन। कि जब आप बात करोगे, जो कैटल होता है उसके गट में कुछ सर्टेन टाइप ऑफ बैक्टीरिया होते हैं, जो कि जो भी वो हाइड्रोकार्बन या जो भी वो मटेरियल ऑर्गेनिक मैटर खाती है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, मीथेन में। और ये सब क्यों हो रहा है, ये सब हो रहा है एनएरोबिक रेस्पिरेशन की वजह से। देखिए एनारोबिक में क्या होता है कि आपका जो भी मैटर है वो डिकम्पोज होगा इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और जब भी ऐसा होता है तो उसमें एक पॉसिबिलिटी रहती है किसके बनने की, मीथेन के बनने की। तो कैटल्स आर आल्सो वन ऑफ द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ मीथेन एमिशन, ये आपको ध्यान रखना है। और जो मीथेन होगा वो ग्रीन हाउस गैस करेगा, तो इसीलिए जो भी कैटल रियरर्स हैं उनके ऊपर क्या लगाया जाएगा, कार्बन टैक्स। और ये कौन सी कंट्री ने करके दिखाया है, डेनमार्क ने करके दिखाया है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं संजना ठाकुर, इन्होंने जीता है क्या आपका कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज, तो ये है संजना ठाकुर, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या होता है, देखिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज ये क्या होता है, एक रीजनल अवार्ड होता है, तो यहाँ पे अलग अलग एरियाज के अलग अलग लोग वो जीतते हैं। तो यहाँ पे इंडिया या एशिया के आसपास की जो जगहें थी वहाँ से कौन जीता है, संजना ठाकुर। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, माइंड स्पेस जो बिजनेस है वो बना है पहला REIT। REIT क्या होता है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो इसमें होता क्या है, देखिए समझिए, ये रियल स्टेट का एरिया या कुछ बिल्डिंग्स को मिला के क्या बनाया जाता है, ट्रस्ट बनाया जाता है, जो कि वर्क करता है एज अ योर बॉन्ड। और इसको क्या करते हैं, इसको इसमें लोग फिर इन्वेस्ट करते हैं। तो जैसे जैसे मार्केट रेट बढ़ता है वैसे वैसे बॉन्ड की वैल्यू भी साथ साथ बढ़ती जाती है। और यहीं पर क्या होता है, फिर इसमें जितना इन्वेस्टमेंट होगा या जितना इसका परचेज किया जाएगा उस हिसाब से भी इसकी वैल्यू बढ़ेगी। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट इंडियन REIT टू इशू सस्टेनेबिलिटी लिंक बॉन्ड। तो यहाँ पर बेसिकली ऐसे बॉन्ड इशू किए गए हैं जो किस चीज़ से रिलेटेड हो, सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड हो। क्लियर, ये आपको अच्छे से याद रखना है। फिर हम बात करते हैं अरुंधति रॉय, इन्होंने जीता है कौन सा अवार्ड, पेन पाइंटर्स अवार्ड 2024। ये एक वन वर्ड आपकी न्यूज़ है, इसको बस इतना ही याद रखेंगे और आगे चलेंगे। फिर हम बात कर लेते हैं देखिए यहाँ पे बात होगी आपकी मटर्निटी लीव की। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनको भी मिलेगा आपसे मटर्निटी लीव और पैटर्निटी लीव। तो यहाँ पे दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझने थे। मैटरनिटी लीव क्या होती है वो समझ लेते हैं पहले। ओके, देखिए मैटरनिटी लीव में होता क्या है कि लगभग लगभग आपको 6 मंथ की पेड लीव दी जाएगी। तो जो भी एम्प्लॉय होता है उसको क्या दी जाती है, 6 मंथ की पेड लीव दी जाती है। यानी कि जिस भी महिला को बच्चा होने वाला था उनको पेड लीव दी जाएगी, कितने, 6 मंथ की। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये क्या करती है, इस दौरान जो भी होता है, मतलब जो भी इसका
सैलरी वगैरह होती है वो कंपनी बियर करती है। तो यहीं पर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ में भी जो उनका ऑर्डर था सेंट्रल सर्विसेज रूल्स उसको चेंज किया गया है। अब उनको भी क्या मिलेंगी, लगभग लगभग 180 डेज यानी कि अराउंड एंड अराउंड 6 मंथ की क्या मिलेंगी, पेड लीव्स मिलेंगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड अमेंडमेंट टू सेंट्रल सिविल सर्विसेज लीव 1972, ताकि वो मिल सके उनको क्या, मैटरनिटी लीव फॉर सरोगेसी। ये आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई महिला है वो सरोगेसी के थ्रू भी अपना बच्चा करवा रही है तो भी उनको क्या मिलेगी, मैटरनिटी लीव मिलेगी। साथ साथ यहाँ पर एक और चीज को एड्रेस करा गया है, एग्जिस्टिंग गैप इन लीव पॉलिसीज फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हु ऑप्ट फॉर सरोगेसी। तो ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर कितने दिन की मिलेगी, 180 डेज की। इसमें दोनों के दोनों को इंक्लूड करा गया है, सरोगेट मदर को भी और कमिश्निंग मदर्स को भी। क्लियर। सरोगेट मदर क्या होती है, जो बच्चा पैदा कर रही है। कमिश्निंग मदर जो बच्चा पैदा करवा रही है। देखिए जो सरोगेट होती है ना, ये बेसिकली एज अ हेल्प के काम करते हैं। मतलब जो कपल कंसीव नहीं कर पाते उनकी हेल्प के लिए आपका सरोगेट मदर आती है और वो क्या करते हैं, उस बच्चे को कंसीव करती है और बाद में जब वो बच्चा पैदा हो जाता है तो उसको बायोलॉजिकल पेरेंट्स को दे देती है। अब इसी रूल्स में क्या बात करी गई है, पैटर्निटी लीव की, जिसमें कि जो फादर्स होते हैं उनको भी लगभग लगभग कितने दिन की, 15 दिन की लीव दी जाएगी, जो भी कमिश्निंग फादर्स होंगे। क्लियर। तो ये आपको ध्यान रखना है। द लीव कैन बी अवेल्ड विद इन 6 मंथ ऑफ द डेट ऑफ द डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड। तो जो डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड है उसके लगभग लगभग 6 महीने के अंदर अंदर ये लीव ली जा सकती हैं। और फिर यहाँ पर क्या होता है, चाइल्ड केयर लीव्स के लिए भी छुट्टी का प्रावधान करा गया है। तो कमिश्निंग मदर जिनके 2 से कम बच्चे हैं उनको जो भी उनकी लीव्स बनती होंगी उसके हिसाब से उनको लीव्स मिलेंगे। यहाँ पे बात कर लेते हैं सरोगेसी के। सरोगेसी बेसिकली एक प्रैक्टिस है जिसमें जो वुमेन होती है वो बर्थ देती है एक चाइल्ड को, जो भी कपल उनको मतलब उस बच्चे को पैदा करवाना चाहता है, अगर वो खुद से पैदा नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। इंडिया में अभी ध्यान रखोगे आप कि सिर्फ अल्ट्रोस्टिक सरोगेसी अलाउड है, और वो भी कब, जब आपका जो कपल है उसने अपनी इनफर्टिलिटी प्रूव कर दी हो या फिर उनको कोई डिसीज हो जिसके थ्रू वो कंसीव नहीं कर सकते। कमर्शियल पर्पस के लिए कोई भी सरोगेसी क्या है इंडिया में पूरी तरीके से प्रोहिबिटेड है। और ध्यान रखना है आपको ये कि जो भी बच्चा सरोगेसी के थ्रू भी पैदा होगा उस पे पूरा का पूरा हक किसका होगा, सिर्फ और सिर्फ उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स का होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। और सरोगेसी के दौरान अगर कोई भी कमी आती है या कोई भी प्रॉब्लम होती है तो अगर अबॉर्शन किया भी जाएगा तो वो अबॉर्शन किसकी कंसेंट से किया जाएगा, सरोगेट मदर्स की कंसेंट से किया जाएगा। तो इसमें आपको ध्यान रखना है हर किसी के राइट्स की यहाँ पर टेक गार्ड किया गया है। जैसे कि इसमें जो राइट्स ऑफ कमिश्निंग पेरेंट्स हैं उनकी बात भी करी गई है और राइट ऑफ सरोगेट मदर इसकी भी बात करी गई है। ओके। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर हम बात कर लेते हैं मार्क रूटे। ये क्या है, आपके डच पीएम है, इनको अपॉइंट किया गया है एज सेक्रेटरी जनरल ऑफ नेटो। ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आपको समझना है कि नेटो इतना न्यूज़ में क्यों चल रहा है। तो सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं। और अब क्योंकि नेटो इतना न्यूज़ में है तो उसके साथ साथ वहाँ पर अगर कोई भी चेंजेस हो रहे हैं तो उस पर भी आपको क्लोजली नज़र रखनी पड़ेगी। तो मार्क रूटे आपका क्या बने हैं, सेक्रेटरी जनरल ऑफ नेटो। समझ लेते हैं नेटो के बारे में। देखिए नेटो इस साल सेलिब्रेट कर रहा है अपनी 75th एनिवर्सरी। ओके। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 4 अप्रैल 75 ईयर्स अगो नेटो की स्थापना हुई थी। और नेटो क्या है, एक मिलिट्री अलायंस है। मैंने आपको बताया ना अभी पीछे एससीओ के टाइम पे कि भैया इकलौता, मतलब इकलौता तो नहीं, एक मिलिट्री अलायंस है जो कि फॉर्म हुआ था 1949 में। उसका नाम है क्या, आपका नेटो। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, कलेक्टिव डिफेंस प्रोवाइड करना। और किन के खिलाफ प्रोवाइड करना था, देखिए सोवियत यूनियन के खिलाफ ड्यूरिंग कोल्ड वॉर। तो ये बेसिकली किस किस का है, यूएसए एंड यूरोपियन कंट्रीज का है। तो जितनी भी मतलब यूरोपियन कंट्रीज हैं और यूएस है उन्होंने मिल के ये अलायंस बनाया था। अगर हम बात करें जो इसके लिए जो ट्रीटी थी उसका नाम था वॉशिंगटन ट्रीटी। ये आपको ध्यान रखना है। इसके उस समय कितने मेंबर्स थे, 12 फाउंडिंग मेंबर्स थे। ओके। जिसमें कि यूरोप और नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के कंट्रीज हैं। ओरिजिनल मेंबर्स की हम इसकी बात कर ले तो कौन कौन था, बेल्जियम था, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नेदरलैंड, नॉर्वे, पोर्चुगल, यूके एंड यूएस। और अभी हाल फिलहाल में बात करूँ तो 12 से इसकी जो मेंबरशिप है वो बढ़ के कितनी हो गई है, 32
2 चली गई। और लेटेस्ट जो मेंबर इसमें इंक्लूड हुए हैं दैट इज़ योर स्वीडन, जो कि कौन सा है 32nd नंबर पे है। और 31st नंबर पे कौन सा है, फिनलैंड है। ये मैंने आपको यहाँ पे मैप भी दिया है अगर आप देखना चाहते हो तो। अच्छा, लास्ट वीडियो में ही शायद मैंने आपको एक बात बताई थी कि लार्जेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज बाय नेटो। देखिए अब एग्ज़ाम इतना पास आ गया है कि आपको हर चीज़ ऑन द टिप्स याद होनी चाहिए। तो जिन भी बच्चों को इसका नाम याद है बहुत बढ़िया, नाम नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं, फटाफट से गूगल कर लीजिए ताकि आपकी क्यूरियोसिटी और आपका नॉलेज दोनों के दोनों पूरे हो जाए। फिर हम बात कर लेते हैं पराग्वे ने ज्वाइन किया है क्या आपका 100 मेंबर एज दी इन दी इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस की। देखिए इंटरनेशनल जो सोलर अलायंस है ये किस किस के द्वारा बनाया गया था, ये बनाया गया था इंडिया और फ्रांस के द्वारा। और कहाँ पर इसकी जो नींव थी वो रखी गई थी, ये रखी गई थी COP21 यानी कि पेरिस समिट। तो कभी भी अगर इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात आती है तो आपको याद रखना है COP21, जो कि कहाँ हुआ था, पेरिस में हुआ था। क्लियर। इसमें अभी तक 119 कंट्री ने इसे साइन कर दिया है, लेकिन अभी तक सिर्फ 100 कंट्रीज ने इसे क्या किया है, रेटिफाई किया है। और 100 कंट्री कौन सी बनी है इसमें रेटिफाई करने वाली, पराग्वे। ठीक है, तो पराग्वे बनी है आपकी 100 कंट्री। इससे पहले जो हमने न्यूज़ पढ़ी थी दैट इज ऑफ 99th कंट्री, और वो कौन सी थी आपकी, स्पेन। स्पेन 99th है और पराग्वे कौन सी, 100 कंट्री है। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर हम बात कर लेते हैं सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। इसको मिला है आपका क्या, मिनी रत्न स्टेटस। हम ऑलरेडी पिछली कुछ वीडियोस में बात कर चुके हैं किसको मिनी रत्न मिला है, किसको नवरत्न मिला है। तो आपको इनको अच्छे से याद करते हुए चलना पड़ेगा। क्लियर। तो जब हम बात करेंगे सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की, इसको मिला है आपका मिनी रत्न स्टेटस। फिर बात कर लेते हैं DRDO ने दिया है क्या, मीडियम रेंज माइक्रोवेव ऑब्स्ट्रुकेंट शार्प रॉकेट। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये किसके लिए बनाया गया है, ये इंडियन नेवी के लिए बनाया गया है। ये बेसिकली किस तरह का एक रॉकेट है, मतलब अगर इंडियन नेवी के ऊपर या इंडियन नेवी की कोई शिप के ऊपर क्या होगा कि कोई, ये मान लीजिए अगर उस पर कोई अटैक होगा तो उसमें रिस्पॉन्स में आप इस तरह के रॉकेट को आप यूज़ कर सकते हो। क्लियर, ये आपको ध्यान रखना है। फिर हम बात कर लेते हैं लद्दाख बनी है फुल्ली फंक्शनल लिटरेसी अंडर उल्लास। ओके, तो ये उल्लास क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। उल्लास की जो फुल फॉर्म है दैट इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन द सोसाइटी। जब आप बात करते हो न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020 की, तो उसी के अंडर एक प्रोग्राम आपका उल्लास लॉन्च किया गया था। ये बेसिकली किस चीज़ के लिए था, यानी कि बच्चों में फाउंडेशनल लर्निंग को बनाने के लिए था, यानी कि जो बच्चों में फाउंडेशनल लर्निंग होनी चाहिए उसको क्रिएट करने के लिए था। ओके, और इसी में क्या है, लद्दाख ने लगभग लगभग कितना कर लिया, 97% वहाँ पे क्या हो गई है, लिटरेसी हो गई है। अब इसके जो कंपोनेंट होते हैं वो क्या है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, यानी कि भैया बच्चों को पढ़ना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए और काउंट करना आना चाहिए। फिर क्रिटिकल लाइफ स्किल्स, जिसमें कि हम डिजिटल, लीगल, फाइनेंशियल, लिटरेसी, हेल्थ केयर, चाइल्ड केयर और एजुकेशन और फैमिली वेलफेयर के बारे में बताएंगे। बेसिक एजुकेशन में क्या होगा कि उनको एजुकेशन दी जाएगी कहाँ तक की, सेकेंडरी लेवल तक की। और फिर होता है आपका वोकेशनल स्किल्स, यानी कि वोकेशनल स्किल्स बनाए जाएंगे। और आखिरी होता है एजुकेशन को कंटिन्यू करना। तो ये सब चीज़ों के बारे में बात करा गया है। अभी उल्लास का ही क्या है, एक नया या आप बोल सकते हो एक नए तरीके से इसको रिवैम्प करके लॉन्च किया गया है दैट इज उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। ये क्या है, एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। और आपको ध्यान रखना है कि दो तरह की स्कीम होती है आपकी, एक होती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड और दूसरी होती है सेंट्रली सेक्टर्ड। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड में क्या होता है, आपका जो फाइनेंस है या फंडिंग, हम इसको ज़्यादा अच्छे से बोल लें तो फंडिंग होती है वो डिवाइड होती है बिटवीन
यूनियन एंड स्टेट के बीच में, और सेंट्रली सेक्टर में ये क्या होता है, फुल्ली फंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, अब यहाँ पे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड में किस तरीके से डिवाइड होती है, देखिए अगर एक नॉर्मल स्टेट है तो किस तरीके से डिवाइड होगी, 60:40 में नॉर्मल स्टेट में, और अगर किसी का स्पेशल स्टेटस है तो हो जाती है 90:10 में, यानी कि 90 यूनियन और 10% कौन देगा, आपका स्टेट देगा। और अगर कोई हिली एरिया है तो भी यहाँ पे क्या होता है, 90:10 में होती है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश मिनिस्टर्स, यानी कि ये क्या है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा एक चेंज किया गया है, जिसमें कि जो मध्य प्रदेश के जितने भी मंत्री होंगे वो अब से इनकम टैक्स खुद से देंगे। तो इसका मतलब इससे पहले कोई और कुछ और तरीके से इनकम टैक्स दिया जाता होगा। तो यस, इससे पहले जो उस स्टेट का डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, उस स्टेट का जो फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है वो इन चीज़ों को टेक केयर करता था। तो अब यानी कि यहाँ पे मध्य प्रदेश में ये चेंज लाया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और आई थिंक ये बहुत ही प्रोग्रेसिव चेंज है रिगार्डिंग दी डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया, कि भैया जो आपके मंत्री हैं ऑलरेडी उनको इतनी सहूलियतें मिलती हैं, इतनी प्रिविलेजेस मिलती हैं, उसके बावजूद भी उनको इनकम टैक्स भी ना देना पड़े, तो ये तो उनके लिए एक मतलब हम समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ही उनके लिए प्रिविलेज हो गया। तो आई थिंक ये एक प्रोग्रेसिव स्टेप है। तो अगर आप कभी भी इसमें रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस की बात करोगे, या आपको पेपर 2 में कहीं पर भी गवर्नेंस में कोई चीज़ कोट करनी हो, कोई एग्जाम्पल देना हो, तो आप रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस में ये वाला एग्जाम्पल दे सकते हैं कि यहाँ की जो गवर्नमेंट है उसने एक बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है, एक रिस्पॉन्सिबल या अकाउंटेबल गवर्नमेंट की इन्होंने एक लैंडमार्क शो किया है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, सीएजी ने इनॉग्रेट किया है इंडिया का पहला चैडविक हाउस। कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया है इसको, इसको इनॉग्रेट किया गया है शिमला, हिमाचल प्रदेश में। क्लियर, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर हम बात कर लेते हैं, चाइना बना है पहला कंट्री जिसने रिट्रीव किए हैं रॉक्स को, कहाँ से, मून से। कौन से मिशन के थ्रू, चैंगी मिशन। तो आई थिंक लास्ट ही जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था चैंग-ई 6 मिशन, ठीक है, एक सेकंड इसमें, हाँ, चैंग-ई 6 मिशन जो कि किसके द्वारा भेजा जा रहा है, चाइना के द्वारा भेजा गया था। किधर की साइड, फार साइड ऑफ मून पे। क्लियर, ये कहाँ पे भेजा गया है, फार साइड ऑफ मून पे। इसके अलावा यानी कि चाइना के अलावा और किसी कंट्री ने आज तक फार साइड ऑफ मून पे कोई मिशन नहीं भेजा है। जितने भी भेजे गए हैं वो क्या बोलते हैं, उस वाली साइड पे, मतलब जो साइड में दिखते हो उस पर भेजे गए हैं। तो अब मैं आपको बोल रहा हूँ फार साइड दिखने वाली साइड, ये मैंने लास्ट वीडियो में भी क्लियर किया था कि जो मून है, मून एंड अर्थ आर टाइडली लॉक्ड। मून और अर्थ क्या है, आपके टाइडली लॉक्ड हैं। टाइडली लॉक्ड होने का मतलब भैया जो रोटेशन का पीरियड, रोटेशन ध्यान रखना है, यहाँ पे टाइडली लॉक में रोटेशन की बात होती है, ना कि रिवॉल्यूशन की। तो जो रोटेशन का पीरियड होगा अर्थ एंड मून का, वो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। लगभग लगभग कितना है, 27.5 डे के लगभग है। क्लियर, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि अगर मून दोनों के दोनों सिर्फ एक ही साइड को देखेंगे। क्लियर, ये आपको ध्यान रखना है। और अभी तक टोटल कितनी कंट्रीज आपके मून पे जा चुकी हैं वो मैं आपको ऑलरेडी पिछले वीडियोस में बता चुका हूँ, तो वो आप एक देख लेना। फिर इंडिया से रिलेटेड इसमें क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, दैट इज चंद्रयान मिशन। चंद्रयान मिशन के जो कंपोनेंट्स थे वो याद रखने हैं। फिर एक लैंडिंग साइट जो कि चंद्रयान की थी वो आपको याद रखनी है। ओके, फिर बात कर लेते हैं इंडिया का पहला कोल गैसिफिकेशन पायलट प्रोजेक्ट जो कि बना रहा है कहाँ पे, झारखंड में। अब देख लीजिए कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट होता क्या है। इसमें क्या होता है, हम कोल की मदद से जो आपका नेचुरल गैस होता है या फिर कोल बेडेड मीथेन होता है उसको प्रोसेस किया जाता है। तो यहाँ पे बेसिकली नेचुरल गैस की बात हो रही है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी कोल से इसमें जो रॉ मटेरियल यूज होगा वो क्या होगा, आपका कोल होगा। और इन दोनों से बेसिकली कौन सी एनर्जी को रीप किया जाएगा, थर्मल एनर्जी को रीप किया जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओम बिरला जी री इलेक्ट हुए हैं एज द स्पीकर ऑफ लोकसभा, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हो जाती है कि हमको स्पीकर ऑफ लोकसभा के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना है।
देखिए, स्पीकर ऑफ लोकसभा की जब बात होती है तो आर्टिकल 93 बात करता है फॉर द इलेक्शन ऑफ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर। आप सबको पता है कि जब भी एक नई असेंबली बनती है उसमें होता क्या है, पहले दिन आपका क्या बनाया जाता है, प्रोटम स्पीकर। ओके, ये इसको बोला जाता है प्रोटेम स्पीकर। और ये कहाँ की एक आप बोल सकते हो कि ये कहाँ का कन्वेंशन है, तो ये कहाँ का कन्वेंशन है भैया, ये फ्रांस का कन्वेंशन। ठीक है जी, फ्रेंच कन्वेंशन के हिसाब से हम भी क्या करते हैं, एक प्रोटेम स्पीकर बना देते हैं, जो कि मोस्टली क्या होता है, दी ओल्डेस्ट पर्सन ऑफ लोकसभा। ठीक है, तो जो भी ओल्डेस्ट पर्सन होगा लोकसभा का उसे बना दिया जाता है आपका प्रोटम स्पीक। उसके बाद क्या होता है, जो आपके राष्ट्रपति होते हैं वो डिक्लेयर करते हैं फॉर द डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ स्पीकर, और जब वो चुन ली जाती है तो फिर स्पीकर डिक्लेयर करते हैं फॉर द डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ डिप्यूटी स्पीकर। ओके, और जो भी उसमें क्या बोलते हैं, एक और चीज़ होती है, दैट इज पैनल ऑफ चेयरपर्सन। तो इन दोनों की आपको याद रखनी है। तो स्पीकर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल और सेरेमोनियल हेड होता है हाउस का। हर एक मतलब ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट का क्या होता है, अपना खुद का प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है। जैसे अगर हम बात करें लोकसभा की तो वहाँ कौन कौन, स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर। और राज्यसभा की बात करूँ तो इसी को बोला जाता है चेयरमैन एंड डिप्यूटी चेयरमैन। क्लियर, तो ध्यान रखना है आपको। फिर यहाँ पे इसका जो पोस्ट ऑफ जो स्पीकर होती है, ये कहाँ कब से शुरू है, ये आपकी शुरू हो रखी है 1921 से। ऑल दो इसका जो जिक्र था वो किस में था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919, मॉन्टेग्यू चेंज फॉर रिफॉर्म्स भी जिसे बोला जाता है। उस समय स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर की पोस्ट को प्रेसिडेंट और डिप्यूटी प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बोला जाता था। ऑल दो इस नोमेनक्लेचर को बाद में चेंज करा गया, और कब करा गया, इसे 1935 में से चेंज करके बोल दिया गया कि भैया आपसे जो प्रेसिडेंट और डिप्यूटी प्रेसिडेंट है वो क्या होंगे, वो क्या कहलाए जाएंगे, आपके स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर। क्लियर। और 1947 के बाद हमने भी इन दोनों पोस्ट को कंटिन्यू किया है। अब इसमें आपको ध्यान रखना है इनका टर्म कितना होता है, तो ये ध्यान रखना है कि जब से इनका इलेक्शन होता है तब से लेके ये 5 साल तक रहते हैं। और कब तक ये अपना ऑफिस होल्ड करते हैं, देखिए जब इलेक्शन हो गया, ठीक है, अब वो इनका कार्यकाल खत्म हो गया, तो जब कार्यकाल खत्म होता है ना, व्हेन लोकसभा इज गेटिंग डिसॉल्व, तो ये अपना जो ऑफिस है उसको वेकेट नहीं करते, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब भी नई असेंबली बैठेगी तो उस समय वहाँ पे ऑलरेडी स्पीकर होना चाहिए। अब देखिए समझिए, ऑलरेडी स्पीकर होने से क्या मतलब है, यानी कि वहाँ पर ऑलरेडी स्पीकर पहले से कैसे हो सकता है, वो तो तभी हो सकता है ना जब भैया पिछला स्पीकर कंटिन्यू करे। अगर पिछले स्पीकर ने रिजाइन दे दिया होगा तो कैसे वहाँ पे स्पीकर ऑलरेडी हो सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि तो जो भी स्पीकर होता है वो डायरेक्टली रिजाइन नहीं देता या वो अपने ऑफिस को वेकेट नहीं करते। तो ये कब वेकेट करते हैं, जैसे ही पहली मीटिंग होने वाली होती है अगली लोकसभा की, तब वेकेट कर देते हैं। क्लियर, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इनकी पावर्स क्या होती हैं या ये कहाँ कहाँ पर काम आते हैं। तो सबसे पहले था वो क्या होते हैं, फाइनल इंटरप्रेटर होते हैं, यानी कि लोकसभा के अंदर फाइनल इंटरप्रेटर का अगर कोई वर्क करेगा तो वो कौन करेगा, स्पीकर। अब उसमें चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल मुद्दे की बात हो या रूल्स की बात हो या कोई कंडक्ट ऑफ बिजनेस की या पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंट की बात हो, तो इन सब में एज अ फाइनल इंटरप्रेटर की तरह कौन वर्क करेगा, आपका स्पीकर। फिर जॉइंट सिटिंग को हेड कौन करेगा, स्पीकर। अच्छा, ये जो जॉइंट सिटिंग है वो बुलाई किसके द्वारा जाएगी, प्रेसिडेंट के द्वारा। कौन से केस में बुलाई जाएगी, जब भैया डेडलॉक हो जाए। तो ये आपको ध्यान रखना है, जॉइंट सिटिंग का जो प्रावधान है दैट इज इन योर आर्टिकल 108। क्लियर, ये आपको ध्यान रखना है। इसको हेड करेगा हमेशा कौन, स्पीकर करेगा। स्पीकर नहीं होगा तो डेप्यूटी स्पीकर करेगा। डेप्यूटी स्पीकर भी नहीं होगा तो देन जाके आपका कौन करेगा, चेयरमैन करेगा। ठीक है, चेयरमैन नहीं होगा तो देन डिप्यूटी चेयरमैन करेंगे। फिर और क्या पावर इनके पास है, तो भैया अगर लोकसभा की सिटिंग को एडजर्न करना है तो उसके काम में आ सकते हैं। तो देखिए, जब आप इन चीज़ों की बात करते हो एडजर्नमेंट वगैरह, तो 4 तरह की चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एडजर्नमेंट, दूसरा होता है एडजर्नमेंट सिंडाई। ओके, एडजर्नमेंट सिंडाई। फिर आता है आपका प्रोरोगेशन, एंड लास्ट आता है आपका डिसोल्यूशन। तो देखिए एडजर्नमेंट और एडजर्नमेंट सिंडाई तो कौन करता है, स्पीकर।
और प्रोरोगेशन यानी कि एडजर्नमेंट क्या होता है, भैया आपने सिटिंग को कुछ समय के लिए टाल दिया और आप टाइम स्पेसिफिक बताओगे कि भैया हम इस समय मिलेंगे, तो एडजर्नमेंट में आपको टाइम बताना पड़ेगा। एडजर्नमेंट सिन टाइम में आपको टाइम बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर प्रोरोगेशन होता है, मान के चलिए एक सेशन खत्म होता है तो उस समय क्या होता है कि स्पीकर तो अपने एंड से एडजर्नमेंट सिन डाई कर देता है, फिर बाद में प्रेसिडेंट आते हैं और वो बोलते हैं कि भैया एक सभा खत्म, मतलब एक सेशन खत्म हो गया, अब हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, तो वहाँ पे लाया जाता है प्रोरोगेशन। और फिर लास्ट होता है डिसोल्यूशन, जब पूरे के पूरे लोकसभा का सत्र खत्म हो जाता है यानी कि कार्यकाल खत्म हो जाता है, तो उस समय क्या लाया जाएगा, फिर आपका डिसोल्यूशन। क्लियर, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर आती है बात कास्टिंग वोट की। देखिए कास्टिंग वोट क्या होता है, स्पीकर जो होता है वो पहली बार में वोट कभी नहीं करेगा, लेकिन अगर कभी ऐसी कंडीशन बन जाए कि दोनों तरफ के जो पक्ष होते हैं उनके वोट्स क्या हो गए, बराबर हो गए, ओके, तो उस कंडीशन में आपके फिर स्पीकर आते हैं और उनको क्या देना होता है, अपना एक कास्टिंग वोट देना होता है। फिर नेक्स्ट आता है मनी बिल, यानी कि कोई बिल मनी बिल है कि नहीं है, तो इसके बारे में भी जो फाइनल कॉल होगी लोकसभा के अंदर वो किसकी होगी, वो स्पीकर की होगी। अगर स्पीकर ने बोल दिया कि दिस बिल क्वालिफाइज फॉर अ मनी बिल, तो फिर वो उस बिल को हम कैसा मानेंगे, मनी बिल की तरह डील करेंगे। ओके, और ये जो मनी बिल है ये कौन से आर्टिकल में आता है, इट इज अंडर द आर्टिकल 110 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, फिर एक और चीज आती है दैट इज आर्टिकल 117, इसके अंदर क्या आता है आपका, फाइनेंस बिल है। ओके जी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डिस्क्वालीफाइंग मेंबर की। इट इज द स्पीकर हु डिसाइड द क्वेश्चंस ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन। ठीक है, अगर आपका कौन से एक्ट के अंदर या किस चीज़ के अंदर, 12th शेड्यूल के अंदर यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन होगा तो उसके बारे में भी कौन, यानी कि कौन बेसिकली डिसाइड करेगा, तो वो होगा आपका स्पीकर। क्लियर। नेक्स्ट न्यूज़ है दैट इज आपकी जो ये विमेन क्रिकेट है उसमें फर्स्ट इंडियन वुमेन बनी है टू स्कोर कंसेक्यूटिव सेंचुरीज। इनका नाम क्या है, स्मृति मानधना। ओके, तो स्मृति मानधना बनी है फर्स्ट वुमेन टू स्कोर कंसेक्यूटिव टेस्ट और कंसेक्यूटिव क्रिकेट सेंचुरीज इन ओडीआईज। क्लियर, ये आपको ध्यान रखना है। अभी इससे पीछे मैंने आपसे बात करी थी दैट इज द फर्स्ट टेस्ट डबल सेंचुरी, तो किसने मारी है, वो सैफ अली वर्मा जी ने। और मेंस क्रिकेट में किसने मारी है, ईशान किशन ने। फिर हम बात कर लेते हैं श्रीनगर को नेम किया गया है एज अ 4th इंडियन वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी। ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें ऑलरेडी 3 जो क्राफ्ट सिटीज़ है वो कौन कौन है, जयपुर है, मल्लापुरम है और मैसूर है। देखिए क्राफ्ट सिटी किसको बोला जाता है, जहाँ का क्राफ्ट बहुत ज़्यादा फेमस हो, यानी कि वहाँ पर ऐसा फोक एंड क्राफ्ट वर्क आपको देखने को बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो जब आप जयपुर की बात करोगे तो ऑलरेडी वो इसी चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। क्लियर। नेक्स्ट हम चलते हैं 1 वीक 1 थीम कैंपेन जो कि लॉन्च करी गई है बाय मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड CSIR। देखिए बेसिकली किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है कि हम एक वीक में एक पर्टिकुलर चीज़ पे फोकस करेंगे। ओके, और इसमें बेसिकली हो क्या रहा है, इसमें आपका जो साइंस कोलैबोरेशंस है उनके बारे में बात करी जाएगी, यानी कि जितनी भी साइंस कोलैबोरेशन करी जा सकती है या CSIR जो वुमेन्स है उनको किस तरीके से साइंस के टूवर्ड्स पुश कर सकते हैं हम, तो उन सब चीज़ों की बात करेगी। तो यहाँ पे 1 वीक 1 थीम का कैंपेन लाया गया है। और इससे पहले यहाँ पर एक और था, क्या बोलता है, 1 नेशन 1 लैब का कॉन्सेप्ट भी CSIR ने ही निकाला था। ओके, फिर हम बात कर लेते हैं इंडियन आर्चर जो कि आर्चरी वर्ल्ड कप 2024 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन है। तो सबसे पहले हैं धीरज बोम्मादेवरा, ये बने हैं स्टार परफॉर्मेंस, इन्होंने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। फिर आपकी जो महिलाएं हैं आदित्य स्वामी, ज्योति सुरेखा और परनीत कौर, इन्होंने लगातार 3 बार या तीसरी बार गोल्ड मेडल जीता है इस सीज़न में। और फिर दूसरे हैं आपके प्रियांश, इन्होंने अगेन सिल्वर जीता है मेंस इंडिविजुअल कैटेगरी में। ओके, तो वर्ल्ड आर्चरी की जब आप बात करेंगे ये ग्लोबल गवर्निंग बॉडी है जो कि मेंस एंड वुमेन आर्चरी को देखती है। और इसकी जो फाउंडेशन थी वो कब हुई थी, 1931 में। ओके, इसको कहाँ पर बेस है, ये आपका ओलंपिक कैपिटल स्विट्जरलैंड में। टोटल कितनी कंट्रीज आती हैं इसके अंदर, 168 कंट्रीज आती हैं। हेडक्वार्टर इसका लॉसेन स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं 4 AFMC ऑफिसर, इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट करी है कहाँ पे, 43rd वर्ल्ड मेडिकल एंड हेल्थ गेम्स इन फ्रांस। आप देख लेते हैं इन्होंने क्या क्या किया है। तो जो आपके लेफ्टिनेंट कर्नल है संजीव मलिक,
इन्होंने क्या जीता है, इन्होंने लगभग लगभग अबव 35 कैटेगरी में 800 मीटर जीती है, 1500, 3000 मीटर, 5000 मीटर क्रॉस कंट्री और 4x100 मीटर रिले रेस जीती है। तो इन्होंने लगभग लगभग कितने गोल्ड मेडल जीते हैं, 5 गोल्ड मेडल जीते हैं। तो एक व्यक्ति 5 गोल्ड मेडल जीत जाए तो यही सबसे बड़ी बात है। फिर आता है मेजर अनीश जॉर्ज, इन्होंने अंडर 35 कैटेगरी में क्या जीता है, 4 गोल्ड जीते हैं। फिर आते हैं कैप्टन स्टीफन सेबेस्टियन, इन्होंने क्या जीते हैं, 6 गोल्ड जीते हैं, किसमें, अंडर 35 कैटेगरी में। और फिर आते हैं कैप्टन दानिया जेम्स, इन्होंने अगेन 4 गोल्ड मेडल जीते हैं और 3 सिल्वर जीते हैं और 2 ब्रॉन्ज जीते हैं। तो अगर हम टोटल टैली करें इनको तो क्या क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए जी 5 मेडल तो गोल्ड तो इनके हो गए, और फिर यहाँ पे 6 गोल्ड, और सॉरी 4 गोल्ड, 6 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज इनके हो गए। फिर यहाँ पर इनके कितने आ गए, 6 गोल्ड इनके हो गए। ओके, और फिर यहाँ पर 4 गोल्ड, 3 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज। टोटल अगर टैली करोगे तो 6 4 10 14, 14 5 19, 19 6 3 9, 2 2 4, तो 23 23 और 32, टोटल 32 गोल्ड जीते हैं सिर्फ इन 4 लोगों ने। सॉरी, गोल्ड बोल रहा हूँ, 32 मेडल्स जीते हैं। ओके, फिर आता है वर्ल्ड फर्स्ट एशियन किंग वल्चर कंजर्वेशन, ये कहाँ पर सेटअप किया जाएगा, ये आपका उत्तर प्रदेश में सेटअप किया जाएगा। जब आप बात करते हो वल्चर की, तो वल्चर आपकी इकोलॉजी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्यों, देखिए जो 22 स्पीसीज जिनको स्कैवेंजर कहा जाता है, स्कैवेंजर बर्ड्स कहा जाता है, उनमें से वल्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्या करता है, हमारे नेचर के गार्बेज कलेक्टर की तरह काम करता है। यानी कि बेसिकली हमारे नेचर में जो भी ऑर्गेनिक गार्बेज है उसको क्या करता है, क्लियर करता है। ठीक है, क्योंकि ये क्या होते हैं, ये स्कैवेंजर्स होते हैं। ये क्या खाते हैं, ये डेड एनिमल्स खाते हैं, डेड एनिमल्स। तो जो भी एनिमल्स मर जाते हैं वो क्या होंगे, वो एटमॉस्फेयर में खुले ही रहेंगे। ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं, डिसीज फैला सकते हैं। तो उन सबको क्लियर करने का काम क्या करते थे, वल्चर्स करते थे। और इंडिया में लगभग लगभग 9 प्रजातियां पाई जाती हैं वल्चर्स की, उन सब के बारे में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। उन सब का IUCN स्टेटस आप देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट वो हैं जो कि क्या है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। तो जैसे सबसे पहला, जूम करके आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहला जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है दैट इज ओरिएंटल वाइल्ड बैक वल्चर। फिर दूसरा है सिलेंडर बिल्ड वल्चर। फिर आता है लॉन्ग बिल्ड वल्चर। और लास्ट आता है रेड हेडेड वल्चर। क्लियर, तो ये 4 आपको इंपॉर्टेंटली याद रखने हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इंडिया ने लॉन्च किया है ई मेडिकल वीज़ा फैसिलिटी फॉर बांग्लादेश। अब देखोगे कि आप जो टूरिज्म है उसके भी कई सारे फैसेट्स हो सकते हैं। उसमें से एक जो फैसेट होता है मेडिकल मेडिकल टूरिज्म, और उसमें इंडिया में बहुत ज़्यादा टूरिज्म हो रहा है आजकल। तो वो आपको ध्यान रखना है। क्यों, क्योंकि इंडिया की जो मेडिसिन या मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो वर्ल्ड क्लास हैं और साथ साथ बहुत ज़्यादा चीप। अगर आप सेम प्रोसेसेस को या सेम टेक्निक्स को कंपेयर करो विद द यूरोपियन एंड US मार्केट, तो वहाँ पर इसका दुगना तिगना आपको देना पड़ सकता है जितना इंडियन मार्केट में आपको देना पड़ेगा। क्लियर, तो इसीलिए इंडिया की तरफ बहुत ज़्यादा मेडिकल टूरिज्म हो रहा है। तो उसी के लिए आपको क्या दिया जा रहा है, ई मेडिकल वीज़ा फैसिलिटी लॉन्च करी जा रही है विद द डिफरेंट कंट्रीज। ओके, कोचिकोडे को मिला है सिटी ऑफ लिटरेचर का टैग। यहीं पर आपको ध्यान रखना है कि और भी सिटीज़ हैं जिनको डिफरेंट डिफरेंट टैग्स मिला है। और इसमें देखो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी होती हैं। जैसे एक कैटेगरी हो गई म्यूज़िक, एक कैटेगरी हो गई फोक। ठीक है, एक कैटेगरी हो गई गैस्ट्रोनॉमी। फिर आता है लिटरेचर, और 2 इसमें और कैटेगरी है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो टोटल अभी तक 8 सिटीज़ को, इंडिया में कितनी सिटीज़ को, 8 सिटीज़ को मिल चुका है क्या, आपका यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क के अंदर या रिकग्निशन। तो देख लेते हैं। सबसे पहले 2015 में किसको मिला है, जयपुर को। ओके, जयपुर को कब मिला था, 2015 में। और किस में आता है ये, फोक में आता है। ओके, फिर हम बात कर लेते हैं वाराणसी। वाराणसी को भी कब मिला था, अगेन 2015 में। किस चीज़ के लिए, म्यूजिक के लिए, इसे सिटी ऑफ म्यूजिक बोला गया। फिर हम बात कर लेते हैं चेन्नई। ओके, चेन्नई को कब मिला था, 2017 में मिला था।
इसको अगेन किस चीज़ के लिए मिला था? म्यूजिक के लिए मिला था। फिर बात कर लेते हैं मुंबई को, कब मिला था? 2019। इसके लिए फिल्म के लिए मिला था। फिर आता है हैदराबाद, इसको 2019 में ही मिला था गैस्ट्रोनॉमी, मतलब खाने के लिए। खाने के लिए हैदराबाद बहुत ज़्यादा वैसे भी फेमस है। फिर आता है आपका श्रीनगर, अगेन 2021, इसके लिए कोक के लिए। फिर आते हैं आपके दो, कोझीकोडे 2024 लिटरेचर, ठीक है। और फिर आता है आपका ग्वालियर। क्लियर? इसको भी मिला है किस चीज़? 2024 में ही, इसके लिए म्यूजिक के लिए। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर हम बात कर लेते हैं हेमिस फेस्टिवल ऑफ लद्दाख। ऑलरेडी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल बता चुका हूँ, जैसे चापुर कुट मैंने आपको बताया था, और हॉर्नबिल फेस्टिवल बताया था, और एक दो फेस्टिवल और मैंने आपको बताए थे। क्लियर? तो ऐसे ही एक हेमिस फेस्टिवल होता है, ये कहाँ का होता है? लद्दाख का। तो बेसिकली इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको जितने भी मैंने फेस्टिवल्स बताए उनको लिख लेने हैं, और बस उनका कौन सी लोकेशंस पे वो हो रहे हैं या कौन से स्टेट से वो बिलोंग करते हैं उनको आपको याद करते चलना है। कि देखिए, जब भी सवाल आते हैं ना, वो इस तरीके से आते हैं कि वो आपका कंबाइंड नॉलेज चेक करेंगे। वो इन पर्टिकुलर फेस्टिवल्स के अंदर डीप डाउन नहीं जाएंगे, वो ये आपको 4-5 फेस्टिवल लिख देंगे और मैच द फॉलोइंग पूछ लेंगे। क्लियर? ये आपको ध्यान रखना। फिर हम बात कर लेते हैं पैट कमिंस की। देखिए, पैट कमिंस बने हैं फर्स्ट क्रिकेटर जिन्होंने लगातार 2 कंसेक्यूटिव हैट्रिक्स ली हैं T20 वर्ल्ड कप में। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये निकले क्या हो गया कि हिस्टोरिक रिकॉर्ड इनके नाम क्रिएट हो गया। पहला जो इन्होंने लिया था दैट इज अगेंस्ट श्रीलंका, सेकंड आई थिंक दैट इज अगेंस्ट अफगानिस्तान। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है, तो इन 2 कंट्रीज के खिलाफ इन्होंने लिया। फिर हम इसी में एक चीज़ आपको याद रखनी है, जैसे ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट की ही डेविड वार्नर और आई थिंक मिचेल मार्श, इन दोनों ने क्या ले लिया है? रिटायरमेंट ले लिया है। फिर हम बात करते हैं इंडिया ने रैंक किया है किस में? 63rd रैंक आई है हमारी वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। इसमें बेसिकली इस इंडेक्स में बात करी जाती है कि किस तरीके से हम अपनी एनर्जी को कहाँ पर ले जा रहे हैं, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल से रिन्यूएबल की तरफ ले जा रहे हैं। तो किस तरीके से ले जा रहे हैं, ये क्या क्या हमने एफर्ट्स मारे हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि स्वीडन है, उसने इस लिस्ट में टॉप किया है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे देख लीजिए, इस जो रैंकिंग को रिलीज़ करता है वो कौन रिलीज़ करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको रिलीज़ करता है। क्लियर? और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहाँ से बेस्ड है? स्विस नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन है, जो कि 1971 में जिनेवा स्विट्जरलैंड में बनी थी। बेसिकली इसका कमिटमेंट क्या होता है? देखिए, इम्प्रूविंग द स्टेट ऑफ वर्ल्ड बाय एमर्जिंग बिजनेस एंगेजिंग बिजनेस पॉलिटिकल एकेडमिक एंड अदर लीडर ऑफ द सोसाइटी टू शेप ग्लोबल रीजनल एंड इंडस्ट्री एजेंडा। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक है। इसको याद रखो ना रखो, ये तो आप वैसे भी तुक्का लगा ही लोगे। इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है इसकी रिपोर्ट्स? देखिए, पहली रिपोर्ट है ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स, फिर ग्लोबल आईटी रिपोर्ट, फिर आता है आपका ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म। ये आपको याद रखने 4-5 रिपोर्ट, इसके साथ ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स के साथ साथ। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोग्राम। देखिए, ऑलरेडी एक बार हम चीता का इंट्रोडक्शन कर चुके हैं, कहाँ पर? पूनो नेशनल पार्क में हम कर चुके हैं। और ये जो पूनो नेशनल पार्क है, ये कहाँ पे पड़ता है? आपका मध्य प्रदेश में। पर जब पूनो नेशनल पार्क में इस चीज़ का रीइंट्रोडक्शन चल रहा था, तो उसी समय हमने एक दो साइट्स और खोजी थी। उनमें से एक साइट थी दैट इज गांधी सागर। गांधी सागर नेशनल पार्क, ये भी कहाँ है? आपका मध्य प्रदेश में है, जहाँ पर कि चीता को रीइंट्रोड्यूस किया जा सकता है। ओके, तो सबसे पहले तो फर्क देख लेते हैं अफ्रीकन चीता और एशियाटिक चीता में। देखिए, जो अफ्रीकन चीता है वो लगभग लगभग पूरे अफ्रीका में डिस्ट्रीब्यूटेड है, और जो एशियाटिक चीता है वो इंडिया से तो एक्सटेंट हो ही गया था बहुत टाइम पहले, लगभग लगभग आई थिंक 1951 के अराउंड ये एक्सटेंट हो गया था, या उससे भी पहले हो गया होगा इफ आई एम श्योर। ओके, अभी हाल फिलहाल में जो एशियाटिक चीता की जो लास्ट ग्रुप है वो कहाँ पर पाया जाता है? दैट इज इन ईरान। ओके, इनका साइज क्या होता है? अफ्रीकन चीता से थोड़ा सा छोटा होता है, स्किन का कलर भी अलग होता है, और इनका जो स्टेटस है दैट इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड।
जब आप यहाँ पे बात करोगे अफ्रीकन चीता, तो इनका स्टेटस है वल्नरेबल, ये आपको ध्यान रखना है। फिर गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये मध्य प्रदेश में है और इसमें बहुत सा ओपन लैंडस्केप एंड रॉकी टेरेन है। ये परफेक्ट लोकेशन होगी किसके लिए, चीता के रीइंट्रोडक्शन के लिए, क्योंकि यहाँ पर क्या ऐसा है ट्रॉपिकल क्लाइमेट जो कि बिल्कुल अफ्रीकन चीता के लिए यूजफुल होता है, क्योंकि अफ्रीकन चीता ज़्यादातर आपको कहाँ मिलते हैं, ट्रॉपिकल सवाना में मिलते हैं। तो सिमिलर टाइप ऑफ आपका जो क्लाइमेट होता है वो आपको कहाँ मिलेगा, ट्रॉपिकल ड्राई डिसीजेस फॉरेस्ट। ओके, तो कुछ इस यहाँ के इंपॉर्टेंट फोना क्या होता है, खैर सलई, सॉरी फ्लोरा, हरदई। फोना में चिंकारा, नीलगाय, स्पॉटेड डियर, स्ट्रिप्ड हाइना, जेकाल एंड क्रोकोडाइल। नेक्स्ट टाइम चलते हैं, एनएचएआई यूज कर रहा है कौन सी टेक्निक, मियावाकी टेक्निक, ताकि क्या कर सके, एफॉरेस्टेशन कर सके। पढ़ लेते हैं मियावाकी टेक्निक के बारे में। देखिए जो है ये जैपनीज बॉटनिस्ट अकीरा मियावाकी के नाम पे रखी गई है। इसमें बेसिकली होता क्या है, हम दो तीन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इंडिजिनियस ट्रीज को उगाते हैं और उनमें क्या करते हैं, उनका जो साइज होता है वो थोड़ा थोड़ा छोटा रहता है, मतलब एक का साइज बड़ा, एक का साइज छोटा। क्लियर, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो मेथड है ये 1970s में डेवलप किया गया था, ताकि जो ग्रीन कवर है उसको बढ़ाया जा सके। इन दिस मेथड जो आपके ट्रीज होते हैं, ट्रीज बिकम सेल्फ सस्टेनिंग एज दे ग्रो टू देयर फुल लेंथ विद इन 3 ईयर। और इस मेथड के थ्रू जो पेड़ उगाए गए हैं उनको बार बार मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं होती, ना तो पानी की ना तो वाटरिंग की ज़रूरत होती है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मियावाकी टेक्निक। क्लियर, नेक्स्ट हम बात करते हैं एनवीडिया। ये बनी है वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी और इसने ओवरटेक किया है किसको, माइक्रोसॉफ्ट को। और ये लास्ट महीने में ही ओवरटेक किया है इसने, जून के मंथ में। जून के मंथ से पहले ही एप्पल से पीछे आता था, फिर इसने सबसे पहले एप्पल को ओवरटेक किया और अब इसने किसको ओवरटेक कर दिया, आपका माइक्रोसॉफ्ट का। ये मैंने यहाँ पे गलती से ट्रिलियन लिख दिया, इसमें लगभग लगभग बिलियन लिखना था। ठीक है, तो इसकी जो मार्केट वैल्यू दैट इज 3.3, एक सेकेंड, 335, हाँ सही तो है आई थिंक, ट्रिलियन, हाँ 335 बिलियन, यानी कि 3.3 ट्रिलियन की इसकी क्या है, वर्थ है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बनी है आपकी कौन सी, एनवीडिया। और मेनली बनाती क्या है, चिपसेट वगैरह बनाती है। फिर इंडिया ने साइन नहीं किया है पीस डील ऑन यूक्रेन एट स्विस कॉन्फ्रेंस। तो जो स्विस कॉन्फ्रेंस चल रही है कहाँ पे, स्विट्जरलैंड में, बेसिकली किस चीज़ के लिए, रशिया यूक्रेन वॉर के लिए। तो जो रशिया यूक्रेन वॉर के लिए पीस डील करने की बात हो रही थी, जिसमें कि मेन कौन है, यूएस और इजराइल। ठीक है, इसे ब्रोकर कर रहे थे, मेनली इसमें यूएस का ही काम है। ठीक है, तो वो आपको ध्यान रखना है। तो इसमें इंडिया ने साइन करने से मना कर दिया है। ठीक है, तो इंडिया ने अभी भी कैसा स्टांस रखा है, न्यूट्रल स्टांस रखा है, क्योंकि इंडिया को मेंटेन करके चलना है रिलेशन विद रशिया एंड विद यूक्रेन बोथ। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं निसार। निसार क्या है, नासा और इसरो का, नासा एंड इसरो का क्या है, सिंथेटिक अपर्चर रेडार है। तो इसी को एन से यहाँ आइए, ये हो जाता है आपका निसार। क्लियर, ये आपको ध्यान रखना है। फिर इंडिया होस्ट कर रहा है क्या, तारंग शक्ति। ये क्या है, फर्स्ट मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज है। क्लियर, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये किसने होस्ट करी है, ये इंडिया ने होस्ट करी है। फिर नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं चेनाब ब्रिज। हुआ क्या है इसमें, इसका फर्स्ट ट्रायल किया गया है बाय द इंडियन रेलवे। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये क्या है, वर्ल्ड का हाईएस्ट, वर्ल्ड हाईएस्ट स्टील आर्क ब्रिज। ओके, और एक इसका नाम क्या है, चेनाब ब्रिज। ओके, इसको आपको ध्यान रखना है। अच्छा, चेनाब रिवर के ऊपर एक और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, दैट इज रेटल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, क्या पता आपसे वो ना पूछ के ये पूछ ले। ओके, तो रेटल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं चाइनीज चेज डिस्कवर किया उसने एक न्यू सोलर पैटर्न फॉर ऑफ सोलर रोटेशन। तो जैसे सारे ही प्लैनेट्स और सारे ही सेलेस्टियल बॉडीज क्या करती हैं, रोटेट होती हैं, तो वैसे ही सन भी रोटेट करेगा।
तो सन लगभग लगभग 27 दिन में अपने एक्सिस पे रोटेट करता है। ओके, जो चाइना का मिशन है कौन सा है, चाइनीज एच अल्फा सोलर एक्सप्लोरर चेज मिशन, इसने इस चीज़ को नोटिस किया है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये बेसिकली किस चीज़ की वजह से रो आप स्पॉट कर पाए, क्योंकि आपका सन के ऊपर क्या पाए जाते हैं, सन स्पॉट्स पाए जाते हैं। ओके, क्या पाए जाते हैं, सन स्पॉट्स पाए जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। सन स्पॉट क्या होते हैं, एरियाज जहाँ पे जो सन का टेम्परेचर होता है वो लो होता है विद कंपेयर टू दी लो देन सराउंडिंग एरिया। ठीक है, तो जो उसका सराउंडिंग एरिया होता है उससे वहाँ पे टेम्परेचर कम होता है सन स्पॉट में। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये आपको कैसे दिख जाएंगे, ऐसे ब्लैक ब्लैक कलर के धब्बे से दिख जाएंगे आपको सन के ऊपर, जैसे ऐसे। ओके, तो जो ये ब्लैक कलर के धब्बे से होंगे इन्हीं को बोला जाता है कि आपका सन स्पॉट। फिर हम बात कर लेते हैं इंडिजीनियस नागस्त्र। ये काजीकामी ड्रोन्स है। काजीकामी मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूँ कि काजीकामी क्या थी, ये एक टेक्निक थी सुसाइड बॉम्बर्स। ओके, और ये किसने निकाली थी, ये जापान ने निकाली थी, जो कि क्या करते थे, जो भी आपके जो एनिमी होते थे उनकी टेरिटरी में जाके प्लेन को नीचे गिर दिया करते थे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सके, नुकसान हो सके। एक कंपनी है उसने बनाया आपका इंडिजीनियस नागास्त्र वन। ओके, और इसको अभी किस में इंडक्ट किया गया है, इंडियन आर्मी में इंडक्ट किया गया है। इसके बारे में देख लेते हैं क्या होता है। फिक्स्ड विंग इलेक्ट्रिक अनमैन्ड एयर व्हीकल है जो कि आपका एम्यूनेशन को फेंकने के काम आएगा। इसका 30 किलोमीटर तक की रेंज है, 15 किलोमीटर तक का मैन इन लूप है, 60 मिनट का इसका एंड्योरेंस है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, फिर हम बात कर लेते हैं मिशन निश्चय। ये किस किस ने लॉन्च किया है, ये आपका लॉन्च किया गया है बाय दी पंजाब पुलिस एंड बीएसएफ, इन दोनों के पर्सनल्स के द्वारा मिलकर लॉन्च किया गया है। और ये बेसिकली किस चीज़ में काम आएगा, ये किस चीज़ के लिए है, ये अगेंस्ट द ड्रग अब्यूज़। आप लोगों ने ऑलरेडी देखा होगा कि पंजाब के आसपास के एरिया में बहुत ज़्यादा ड्रग अब्यूज़ होता है। और इसमें क्या होता है, बॉर्डर के थ्रू भी क्या होता है, ड्रग ट्रांसफ़र होता है। तो इस वजह से इसमें बीएसएफ और पंजाब पुलिस दोनों ने कोलैबोरेट करके इसको मिशन को चला रहे हैं। फिर हम बात कर लेते हैं दिव्या देशमुख एंड कैजीबैक नॉरबैक, इन्होंने जीता है क्या, फीडे अंडर 20 वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर हम बात करते हैं श्रुति वोरा, ये बनी है पहली इंडियन वुमेन जिन्होंने 3 स्टार जीपी जीता है इन ड्रेसेज। देखिए ड्रेसेज क्या होता है, ये पर्टिकुलर उस टाइप के स्पोर्ट्स को बोलते हैं जिसमें हॉर्स का यूज होता है। क्लियर, जैसे हॉर्स राइडिंग, हॉर्स जंपिंग। तो इसी में से एक स्पोर्ट्स में कौन जीती है, इंडिया की फर्स्ट इंडियन है ये, मतलब पहली बार ऐसा कोई है जो इंडिया से ऐसे किसी स्पोर्ट्स में जीता है, जिसका नाम, जो कि जिनका नाम है क्या, श्रुति वोरा। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। फिर लॉन्च ऑफ LSAM यार्ड 81, ये क्या है, फिफ्थ बैरेज ऑफ 08X मिसाइल कम एम्यूनेशन बैरेज प्रोटेक्ट। क्लियर, तो इसको क्या करा गया है, रिसेंटली लॉन्च किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज G7 समिट हेल्ड हुई है कहाँ पे, इटली में। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो G7 के बारे में देख लेते हैं, ये कौन सी समिट थी, 50th समिट थी। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें बेसिकली किस चीज़ के बारे में बात करी है, PGII पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। पूरे वर्ल्ड में इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए एक पार्टनरशिप करी जाएगी, जिसमें कि वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जाएंगे। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसी में एक चीज़ लॉन्च करी गई थी 48th G7 समिट में, दैट इज IMEE या IMEC, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। क्लियर, ये 2023 में इसकी बात करी गई थी, इंडिया ने इसको साइन किया था 2023 में। और ये किसका पार्ट है, PGII का। ओके, तो ये देख सकते हो आप, IMEC कहाँ से इंडिया को कनेक्ट करा जा रहा है, सीधा सीधा ग्रीस से, जो कि किसका पार्ट हो जाता है, यूरोप का पार्ट हो जाता है। G7 की अगर हम बात करें, G7 में आप देख सकते हैं कौन कौन सी कंट्रीज हैं, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, UK है, जापान है, USA, कनाडा है। इंडिया G7 का पार्ट नहीं है, इंडिया नॉट अ मेंबर ऑफ G7। ये आपको याद रखना है। अच्छा, अगर मैं आपको एक स्टेटमेंट बोलूँ कि ऑल द G7 कंट्रीज
पार्ट ऑफ G20 कंट्रीज। क्या ये स्टेटमेंट सही है? ऑल द G7 कंट्रीज आर द पार्ट ऑफ G20 कंट्रीज। तो ये आपको बताना है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पूजा तोमर। ये बनी है पहली इंडियन जिन्होंने क्या जीता है, UFC पे कोई मैच जीता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इससे पहले भी कई लोग गए हैं UFC में, पर अभी तक कोई जीत नहीं पाया है। तो फर्स्ट इंडियन टू विन एट UFC इज पूजा तोमर। ओके, फिर हम बात कर लेते हैं जीमैक्स की। जीमैक्स जो एक्सरसाइज है ये किस किस के बीच में हो रही है? ये हो रही है आपकी इंडिया एंड जापान मिलिट्री, ओ जापान की नेवीज के बीच में। क्लियर? और इंडिया की तरफ से कौन सी शिप गई है? INS शिवालिक। और जापान की तरफ से JS युगरी। ओके, और अगर हम बात कर ले जापान के साथ और कौन कौन सी हमारे एक्सरसाइज होते हैं, दैट इज धर्मा गार्जियन। ये कैसी एक्सरसाइज है? ये हमारी मिलिट्री एक्सरसाइज है, बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव बनी है पहली विमेन नेवी विमेन हेलीकॉप्टर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट इंडियन नेवीज विमेन हेलीकॉप्टर बनी है कौन? सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव। इसी में आप लोगों को कुछ चीज़ें और याद कर लेनी है भैया। क्या क्या चीज़ें थी? फर्स्ट फाइटर जेट पायलट, फर्स्ट वुमेन फाइटर जेट पायलट। फिर नेवी की फर्स्ट पायलट कौन बनी थी? ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। फिर हम बात कर लेते हैं इंडिया और फ्रेंच तृष्णा मिशन। क्लियर? ये बेसिकली किस चीज़ के लिए हो रहा है? थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रेजोल्यूशन नेचुरल सोर्स असेसमेंट। बेसिकली ये क्या करेगा आपका, थर्मल इमेजिंग के थ्रू हम क्या करेंगे, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज अर्थ के ऊपर हैं या बीनीथ द अर्थ है उनको असेस करेंगे। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें जैसे कि अंडरग्राउंड वाटर की बात हो जाएगी, हैवी मिनरल्स की बात हो गई, हैवी मेटल्स की बात हो गई, तो उन सब चीज़ों को खोजा जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पेरू एंड स्लोवाकिया ने साइन किया है अर्थमिस अकॉर्ड। और जब आप अर्थमिस अकॉर्ड के बारे में सुनोगे तो इसका मतलब क्या होता है? अर्थमिस अकॉर्ड बेसिकली है किस चीज़ के लिए? तो ये USA का है। ये बेसिकली कौन सी कंट्री का है? ये USA का है। फॉर, इसको अलग से लिख के बताना पड़ेगा आपको। अर्थमिस अकॉर्ड फॉर मैंड मून मिशन। ओके, तो एक मैंड मून मिशन के लिए आपका बनाया गया है ये अकॉर्ड। क्लियर? इसको आपको ध्यान रखना है। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? USA के द्वारा, और इसमें डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज इसको ज्वाइन कर रही है। तो अभी पेरू और स्लोवाकिया ने इसे ज्वाइन किया है। फिर हम बात कर लेते हैं फ्रेंच ओपन विनर। तो उसमें देख लेते हैं, देखिए फ्रेंच ओपन विनर में जो मेंस कैटेगरी है उसमें कौन जीते हैं? कार्लोस अल्कराज जीते हैं। हराया किसको? अलेक्जेंडर ज़वेरेव को हराया। फिर विमेंस में ईगा स्वातिक, और हराया किसको? जैस्मिन पलोनी को हराया। फिर मेंस डबल में मार्सेलो अल्वेर्लो एंड मेट पेविक। तो ये आप देख सकते हैं, बाकी तो इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। तो मेन ये होते हैं ये दो कैटेगरी इंडिविजुअल स्पोर्ट्स की, वो आपको याद रखनी है। फिर हम बात कर लेते हैं टेलीमानस। ये क्या है? एक हेल्पलाइन इशू करी गई है, फ्री 24/7 टेलीकॉम हेल्पलाइन इशू करी गई है फॉर दी मेंटल हेल्थ केयर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस पर्सोनल्स। क्लियर? क्योंकि देखिए वो इतने रफ एनवायरनमेंट में रह के आते हैं कि कभी कभी उनको मेंटल हेल्थ केयर की ज़रूरत पड़ जाती है। तो उसी के लिए किसने? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने लॉन्च किया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इसको लॉन्च किया है। इसका नाम क्या है? टेली मानस। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर दो नई साइट्स ऑफ बिहार को ऐड किया गया है, किसमें? रामसर लिस्ट में। एक का नाम है नागी एंड एक दूसरे का नाम है नक्ती। नागी एंड नक्ती। ओके, तो जब आप रामसर की बात करते हो या रामसर साइट्स की बात करते हो तो आपको ध्यान रखना है वेटलैंड आप पढ़ोगे। और वेटलैंड कैसा एरिया होता है? ये एक तरह का इकोटोन होता है, यानी कि यहाँ पे दो अलग अलग क्या होते हैं?
दो अलग अलग इकोसिस्टम्स आके मिलते हैं, जैसे यहाँ पे टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक, दोनों के दोनों आपको इकोसिस्टम देखने को मिल जाते हैं। साथ साथ यहाँ पे आपको एज इफेक्ट देखने को मिलता है। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी ऐसा एक सवाल यूपीएससी पहले पूछ चुकी है, जिसमें कि उसने डायरेक्टली इन दोनों के बारे में नहीं लिखा कि इकोटोन और एज इफेक्ट है, उसने इन दोनों की खासियत लिखी। इकोटोन क्या होता है, जहाँ पे टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक मतलब दोनों इकोसिस्टम मिलते हैं, तो उसने पूछा भैया वेटलैंड के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली चीज कि ये एक ऐसा रीजन है जहाँ पे टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक इकोसिस्टम दोनों मिलते हैं। दूसरा, यहाँ पर क्या होती है, प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है, और ये साफ साफ दर्शाता है किस चीज़ को, एज इफेक्ट को। क्लियर, क्योंकि यहाँ पर देखिए दोनों इकोसिस्टम है, तो उस वजह से यहाँ की प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, यानी कि पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज या नंबर ऑफ स्पीसीज बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर हम बात करते हैं, नोटा ने क्रिएट किया है क्या, एक रिकॉर्ड क्रिएट किया है। तो लगभग लगभग यहाँ पे मध्य प्रदेश में जो इंदौर सीट है वहाँ पे लगभग लगभग 1 लाख वोट्स मिले हैं किसको, नोटा को। ओके, तो यहाँ पे देख लेते हैं नोटा को जो आपका किसमें इलेक्शंस में जो डाला गया है वो कब से डाला गया है उसको देख लेते हैं। तो इसमें एक वोटिंग ऑप्शन मिलता है किसमें, ईवीएम में, जो कि अलाउ करता है कि आप ऊपर लिखे हुए सभी कंटेस्टेंट्स को क्या कर दो, डिसअप्रूव कर दो। ये बेसिकली किस चीज़ का राइट देता है आपको, राइट टू रिजेक्ट का। ऑल्दो आप ध्यान रखना हमारे संविधान ने या इंडियन डेमोक्रेसी में हमको राइट टू रिजेक्ट नहीं मिला है। ओके, ये जो राइट टू रिजेक्ट है ये क्लासिकल डेमोक्रेसी का एक फीचर होता है। ओके, क्लासिकल डेमोक्रेसी में 4 चीजें होती हैं, राइट टू इनिशिएट, राइट टू रिजेक्ट और राइट टू कॉल, और एक और होता है इसमें, ठीक है, वो आप लोग देख लेना, राइट टू आई थिंक रेफरेंडम। तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। तो ये सब जो राइट्स हैं वो किसके पार्ट्स होते हैं, वो क्लासिकल डेमोक्रेसी के पार्ट होते हैं। तो पहली बार जो नोटा का यूज़ हुआ था वो कब हुआ था, 2013 में जो असेंबली इलेक्शन में हुआ था, और 2014 के जनरल इलेक्शन से तो इसका यूज़ लगातार हो रहा है। इसके इंट्रोडक्शन के लिए कौन सबसे बैकग्राउंड में मेन रोल प्ले करता है, दैट इज एक सुप्रीम कोर्ट केस है PUCL, पब्लिक यूनियन सिविक लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, इसमें ही नोटा के बारे में बात करी गई थी। ओके, फिर हम बात कर लेते हैं रशियन कॉस्मोनॉट है ओलेग कोनोनोव, इन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है किस चीज़ का, 1000 डेज इन स्पेस का। तो ये आपको ध्यान रखना है, और सबसे ज़्यादा स्पेस में रहने वाले भी आई थिंक यही हैं। तो अगर आपके सामने आए कभी तो आपको बस इनका नाम याद रखना है, नाम क्या है, ओलेग, बस इतना भी याद रख लोगे तब भी काम चल जाएगा भैया, ओलेग नाम से भी याद रखो। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रवाह, ये क्या है, एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है ताकि जितने भी आपके जो एरोडायनेमिकल डिज़ाइन है उनको और ज़्यादा स्ट्रीमलाइन बनाने के लिए। क्लियर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि आपके जो स्पेस शटल्स हैं या रॉकेट्स हैं, या आप देख सकते हो और भी यहाँ पर बाकी सैटेलाइट्स के शटल्स हैं, तो उन सब चीज़ों को और ज़्यादा एरोडायनेमिक बनाने के लिए आपको यहाँ पर क्या है, ये प्रवाह सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है। और ये किसने डेवलप किया है, इसरो ने डेवलप किया है। ओके, फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं क्लॉडिया शिनबम, ये बनी है फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट ऑफ मेक्सिको, ये आपको ध्यान रखना है। और देखिए नेक्स्ट न्यूज़ क्या है यहाँ पे, हैदराबाद का जो टेन्योर था एज द जॉइंट कैपिटल ऑफ तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश वो खत्म हो गया। तो समझिए यहाँ पे 2019 के लगभग में आपका क्या हुआ था, बाइफर्केशन ऑफ आंध्रा। ओके, बाइफर्केशन ऑफ आंध्रा हुआ था, और तब दो स्टेट बनाए गए थे। 29th स्टेट की तरह आपका कौन बन के आया था, आपका तेलंगाना सामने आया था। तब तक जो कंबाइंड आंध्र प्रदेश था उसकी जो कैपिटल हुआ करती थी तेलंगाना हुआ करती थी, बट अब क्योंकि सॉरी हैदराबाद हुआ करती थी, क्योंकि बट अब तेलंगाना बन गया, और जो हैदराबाद है वो तेलंगाना में आता है, तो इस वजह से हैदराबाद अब तेलंगाना की कैपिटल होगा। तो एक प्रोविजन किया गया है जिसमें कि कुछ सालों के लिए, यानी कि अगले 10 सालों के लिए लगभग लगभग आपका एक कंबाइंड कैपिटल बनाया गया हैदराबाद को फॉर तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश बोथ। और ये बात करी गई कि जब तक आंध्र प्रदेश अपनी कैपिटल्स को इस्टेब्लिश नहीं कर लेता तब तक तेलंगाना
इसी तरीके से वर्क करती रहेगी। बट हाल फिलहाल में हमने देखा है कि आंध्र प्रदेश ने अपनी 3 कैपिटल्स बना ली। ओके, तो आप सबको वो ध्यान रखना है। तो विशाखापट्टनम में एक कुरनूल है और एक अमरावती है। तीनों आपको याद रखनी है कि तीनों अलग अलग टाइप की कैपिटल्स हैं। एक पॉलिटिकल कैपिटल है, एक आपकी जुडिशियल कैपिटल है, और एक आपके आई थिंक फाइनेंशियल कैपिटल है। तो ये आप ध्यान रख लेना। ओके, तो जैसे कि हम अपनी सीरीज में करते ही हैं, तो लास्ट स्लाइड जो होती है वो हमारी डेडिकेटेड होती है इंपॉर्टेंट डेज इन मंथ। तो 4 जून आपका कौन सा डे है? इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ अग्रेशन। फिर 5 जून है आपका वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। 7 जून वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। 8 जून वर्ल्ड ओशन डे। 12 जून वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। 15 जून वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे। 17 जून वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। और इसी के दिन आपका UNFCCC, ठीक है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन, UNFCD होगा, कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन। ओके, तो ये बनाया गया था। फिर आता है 20 जून, दैट इज वर्ल्ड रेफ्यूजी डे। फिर आता है 21 जून इंटरनेशनल योगा डे। और ध्यान रखना कि इंटरनेशनल योगा डे के साथ साथ एक और चीज़ होती है आपकी, दैट इज योर समर सॉलिस्ट्स। समर सॉलिस्ट क्या होता है कि जब आपका जो सन होता है वो एग्जैक्टली किसके ऊपर होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी जो रेज होती हैं वो डायरेक्ट पड़ रही होती हैं, तो इसी को बोला जाता है समर सॉलिस्ट। फिर 26 जून होता है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट द ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग। और नेक्स्ट आता है अगेन 26 जून इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम ऑफ टॉर्चर। क्लियर? ये कुछ डेज थे आपके जून मंथ के। तो यहीं पर हमारी वीडियो ख़त्म होती है। आई होप आपको पसंद आई हो। लेकिन बीच में मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, इस वजह से थोड़ा लेट हो जाता हूँ मैं वीडियोज़ के लिए। बट फिर भी मैंने आपको जून तक के करंट अफेयर पूरे करा दी दिए। तो मैंने जो अपना रोल था वो प्ले कर दिया। अब आप लोगों का रोल इसमें मेन इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप लोगों को क्या करना है? आप लोगों को कुछ नहीं करना, बस दम के रिवीजन करना है, ठीक है। जितना हो सके उतना रिवीजन करो, क्योंकि पढ़ाई करने का समय गया, अब समय है भैया रिवीजन करने का। तो चलिए, मिलता हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।